दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जिसे सुनने के बाद आप किसी अजनबी पे भरोसा करना भी छोड़ दोगे। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की होने वाली है जिसका मर्डर इतनी बुरी तरीके से करा गया था जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान हो जाओगे इतनी बेरहमी से कोई इंसान ऐसे कैसे मार सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है डरने के लिए, सिर्फ हॉरर स्टोरी ही आपको डरा पाएगी। आज की कहानी क्राइम स्टोरी तो होने वाली है, लेकिन इसका जो विलन है, मर्डर करने वाला जो शख्स है, वो किसी राक्षस से कम नहीं है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क सिटी आप सभी को पता है कितनी अच्छी सिटी है और यहाँ के लोग भी काफ़ी प्यारे होते हैं। और इन प्यारे लोगों में से एक लड़की थी रेबेका नाम की। और इस लड़की के बारे में आपको बता दूँ, बहुत सिंपल साधारण लड़की थी। बस जो इसके फ्रेंड जोन था, इसका फ्रेंड जोन में हर तरीके के लोग थे। कुछ ड्रिंक करने वाले भी थे और कुछ पढ़ाई में भी अच्छे थे और कुछ अपने गोल को लेकर सीरियस वाले भी लोग थे। जैसा कि होता है ना कि अक्सर हर किसी के फ्रेंड जोन में हर तरीके के लोग होते हैं, लेकिन आप किसी का फ्रेंड जोन देखकर किसी इंसान का कैरेक्टर डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरीके की ये लड़की थी और इसकी एज 24 इयर्स थी। काफ़ी सुंदर थी और लोग इसको देखकर भी कहते थे कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी अच्छी लड़की हो, कहीं तुम्हें नज़र ना लग जाए। और मैं बता दूँ, ये जॉब करती थी। ये जैसे जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी केयर करते हैं ना, जैसे बड़े बूढ़ों की केयर करते हैं, घर में किसी को नीड होती है, ये वही जॉब करती थी। और लोग इसको कहते भी थे कि तुम जितनी प्यारी हो, वो बाहर से अंदर से भी तुम उतनी ही प्यारी हो, तुम बहुत अच्छी केयर करती हो हमारे माता पिता की। तो काफ़ी लोग इसको जानते भी थे और काफ़ी लोग उसे प्यार भी करते थे। और रेबिका की माँ, जिसका नाम था बरबरा, इसकी जो माँ थी ये नर्सिंग स्टाफ में थी, हॉस्पिटल में जॉब करती थी और बहुत अच्छी जॉब थी इनकी। लेकिन एक प्रॉब्लम हमेशा रहती थी, क्योंकि जैसा कि अक्सर नर्सिंग स्टाफ में रहती है, नाइट शिफ्ट की। इनकी मम्मी की नाइट शिफ्ट की जब जॉब लगती थी, वो बहुत कम टाइम दे पाती थी अपनी लड़की रेबिका को। और कभी भी उनका हाल चाल, उनके साथ रात को खाना पीना, अपनी बातें पूरे दिन की शेयर करना, ये लोग नहीं कर पाते थे। तो इन्होंने एक ऐसा रूल बना रखा था, जैसे कि इनकी मम्मी की कभी भी नाइट शिफ्ट लगती थी रेबिका की माँ की। रेबिका का हमेशा एक शेड्यूल रहता था कि जब भी वो घर पर आती थी तो वो अपनी मम्मी को हमेशा एक मैसेज भेजती थी कि मैं घर पर आ गई हूँ, आई एम सेफ। और उसकी माँ जॉब पर होती थी और ये मैसेज पढ़ती थी, उसकी माँ के होठों पे एक अलग सी स्माइल आ जाती थी कि मेरी बच्ची घर पे पहुँच गई है और वो सही सलामत है। क्योंकि एक माँ की ममता आप जान सकते हो कि ऐसी ही होती है कि उन्हें लगता है कि बस मेरा बच्चा सही सलामत घर पे पहुंच जाए। और अक्सर वो रात को यही मैसेज भेजती थी और उसकी मम्मी को ये इसी तरीके से पता चलता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसकी माँ के फ़ोन पर मैसेज तो आया, लेकिन उसकी लड़की रेबिका वो घर नहीं आई। अक्सर क्या होता है कि रेबिका ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ, डैन के साथ, इसका जो बॉयफ्रेंड था वो डैन था और इसके कुछ फ्रेंड्स थे, मैंने जैसे आपको बताया था, कुछ सीरियस थे पढ़ाई को लेकर, गोल्ड को लेकर, कुछ ड्रिंक करने वाले, लाफिंग करने वाले, अपने हंसी मजाक करने वाले, थोड़ा फंकी टाइप के फ्रेंड्स थे। तो कुछ फ्रेंड्स ने, इनके पूरे जोन ने मिलकर प्लान बनाया है कि क्यों ना हम एक पार्टी करें शाम को और बड़ा चिल करेंगे उसमें, और हो सकता है कि ड्रिंक वगैरह भी कर ले। तो और रेबिका ने उसी टाइम मना करा कि नहीं नहीं, मैं पार्टी वगैरह नहीं कर सकती और आज मेरी मम्मी की नाइट शिफ्ट भी है, वो घर पर नहीं है, तो मुझे जल्दी घर पर जाना है। तो उसके बॉयफ्रेंड डैन ने थोड़ी सी जिद करी कि नहीं, पार्टी कर लेते हैं, भले ड्रिंक नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल पार्टी करेंगे, खाने पीने की, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, बातचीत करेंगे और फिर घर चले जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, सारे फ्रेंड्स मिलते हैं रात को और रात को ही निकलते हैं, 10-11 बजे निकलते हैं आराम से, रात को नाइट डिनर करते हैं। कुछ फ्रेंड उनके ऐसे थे, उनको लग रही थी तलब, उनको तो भाई पीना है तो पीना है।
तो कुछ फ्रेंड्स थी लड़कियां, कुछ फ्रेंड्स लड़के थे, उन्होंने बोला नहीं अब थोड़ी सी ड्रिंक करते हैं, तो उन्होंने भी मना करा। लेकिन क्या करें, अब फ्रेंड्स जोन में अगर आप कहीं पार्टी कर रहे हो, कोई जोन पीने वाला होता है, कोई जोन नहीं पीने वाला होता है, तो वहाँ किसकी ही चल पाती है। तो उन्होंने भी बोला ठीक है, तो 1-2 पैक ही लगाना, उसके बाद फिर अपने अपने घर चले गए। तो उन्होंने बोला ठीक है। रिबिका ने भी बोला कि 1-2 पैक ही पक्का, 1-2 पैक ही लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाने। तो उसके फ्रेंड्स ने बोला ठीक है, और उसके बॉयफ्रेंड ने भी बोला, डैन ने, कि ठीक है ऐसा ही करेंगे। वो जाते हैं न्यूयॉर्क के लोकल एरिया के बार में, तो वहाँ पर वो ड्रिंक करते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो कुछ ही ड्रिंक करते हैं तो वो बंद होने वाला होता है वो बार, तो कुछ ही 1-2 पैक ही हो पाते। तो रिबिका कहती है कि बस इनफ है, बस इससे ज़्यादा मत करो, तुम लोगों ने मेरे से वादा किया था। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जिद करता है कि रिबिका बस अब पी लिए तो बस हमें अच्छे से पीने दो, पार्टी बिल्कुल भी स्पॉइल मत करो, बेकार मत करो। तो रिबिका भी मान जाती है, उसका बॉयफ्रेंड बोलता है और फ्रेंड्स इतनी रिक्वेस्ट करते हैं तो रिबिका कहती है ठीक है, लेकिन इतनी रात को कौन सा बार खुला हुआ होगा। तो न्यूयॉर्क में एक लोकल बार से निकल के वो थोड़ा बाहर की साइड जाते हैं, तो बाहर उन्हें एक बार मिलता है। उस बार का नाम होता है हॉली हॉक्स बार, और काफ़ी अच्छा सजा हुआ होता है, बहुत डेकोरेटिव होता है, और बाहर से ही उस बार की रोशनी इतनी RGB पड़ती है फेस पे। रिबिका जो बाहर देखती है ना कि इतना अच्छा बार, और वो भी इंटरेस्टेड हो जाती है अंदर जाने के लिए। वो अंदर जाते हैं, गाने वगैरह खूब चलते हैं, और 1-2 ड्रिंक वहाँ पर रिबिका भी कर लेती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर इस तरीके का बनाया गया था कि अंदर कोई भी जाएगा वो रुक नहीं पाएगा। और वो ड्रिंक ज़्यादा नहीं करती, सिर्फ 1-2 पैक ही लगाती है। और उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो काफ़ी ड्रिंक उन लोगों ने कर ली होती है, और कुछ लोग तो कैब वगैरह करके आधे घर चले जाते हैं, और रिबिका और उसका बॉयफ्रेंड डैन, सिर्फ वो लोग दोनों वहीं पर रह जाते हैं। और डैन ने काफ़ी ड्रिंक कर रखी होती है, और रात के बज जाते हैं 3:30। अब डैन कहता है कि चलो रिबिका, मैं अब तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। इन लोगों ने फुल पार्टी वगैरह करी, ऐसी मजाक किया। तो रिबिका देखती है कि डैन तो खुद इतना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ होता है कि उसको नहीं लगता कि ये मुझे छोड़ पाएगा। रिबिका उसको कैब में बिठाती है और उसको घर के लिए छोड़ देती है। अब रिबिका बार में अकेली होती है। अब ये लास्ट दिन वो था, रिबिका को देखा गया था उसके बॉयफ्रेंड डैन ने और कुछ फ्रेंड्स ने और बार वालों ने। इसके बाद रिबिका गायब हो जाती है। अब कुछ नहीं पता होता रिबिका कहाँ पर है, कहाँ गई, क्या वो जिंदा भी है या उसे कोई शैतानी शक्ति खा गई। सुबह के 4 बज जाते हैं। उसकी मम्मी पे एक मैसेज आता है कि मम्मी मैं घर पर पहुंच गई, मैं सेफ हूँ। उसकी मम्मी वो मैसेज तो पढ़ती है, वो बहुत खुश हो जाती है कि मेरी बच्ची आज भी सही सलामत घर पर पहुंच गई। क्योंकि अक्सर उसकी माँ को भी पता था कि इसकी जॉब ऐसी है कि जो बड़े बूढ़ों की केयर करते हैं, केयर टेकर होते हैं, वो थोड़ा रात को लेट भी हो जाते हैं। उनकी मम्मी को ये भी पता था कि वो फ्रेंड्स वगैरह के साथ पार्टी वगैरह भी करती है, तो वैसे भी लेट हो जाती है। बस उसकी माँ को ये रहता था कि बस मेरी बच्ची सही सलामत घर पहुँच जाए। अब जैसी मॉर्निंग होती है, सुबह के बज रहे होते हैं 7, उसकी माँ नाइट शिफ्ट ख़त्म करके अपने घर आती है। वो घर के नीचे देखती है कि रिबिका की कार नीचे खड़ी हुई थी। ऊपर जाती है, साइड टेबल पे कार की चाबी रखी हुई थी, रिबिका का पर्स भी रखा हुआ था, रिबिका का हर एक सामान उस रूम में रखा हुआ था। और बेडशीट कुछ इस तरीके की हो रखी थी कि ऐसा लग रहा था कि इस बेड पर कोई सोया ही ना हो। और उसकी माँ एकदम शॉकिंग हो गई कि रिबिका अपना बेड कैसे सेट कर सकती है, क्योंकि अक्सर रिबिका की एक ऐसी हैबिट थी, जब भी वो सोकर उठती थी वो अपना बेड खुद सही नहीं करती थी, उसकी माँ ही उसका बेड सही करती थी। अक्सर उसकी माँ ये भी कहती थी कि ये सब तुम लोग सीख जाओ, क्योंकि हर बार मैं ही नहीं करूँगी, जैसी हर माँ के ताने होते हैं। लेकिन उसकी माँ को लगा कि सारा सामान तो यहाँ पर है, लेकिन रिबिका यहाँ नहीं है। उसने 2-3 आवाज़ लगाई, रिबिका रिबिका क्या तुम यहाँ पर हो? उन्होंने वॉशरूम चेक करा, किचन चेक करा, नीचे का हॉल चेक करा, दूसरा रूम चेक करा, रिबिका कहीं भी नहीं मिली। उसकी माँ ने फिर दोबारा टेक्स्ट मैसेज खोला तो देखा कि रात को
मैसेज तो मेरे पास आया हुआ है कि मैं घर पहुंच गई हूँ मम्मी, मैं सेफ हूँ। अगर रिबिका यहाँ नहीं है तो ये मैसेज किसने किया? दूसरी बात, रिबिका गई तो गई कहाँ पर? उसकी माँ ने तुरंत घबराकर फ़ोन उठाया, रिबिका को कॉल करी। रिबिका का फ़ोन लग रहा है लेकिन रिबिका कॉल अटेंड नहीं कर रही है। उसकी माँ को पता चला कि फ़ोन भी यहाँ पर नहीं है, तो रिबिका इस घर के अंदर नहीं है। वो बिल्कुल घबरा चुकी थी, बिल्कुल अपना हापा खो बैठी थी। जैसे ही वो ज़मीन पर इस तरीके से घबरा कर बैठती है तो फ़ोन की मैसेज की रिंग बजती है। जैसे वो फ़ोन को उठाकर देखती है तो देखती है वो मैसेज था रिबिका का। रिबिका उसको मैसेज करती है कि मम्मी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा रही हूँ और मैं थोड़ा सा टाइम बाहर स्पेंड करना चाहती हूँ। उनकी माँ ने फिर दोबारा टेक्स्ट किया कि बेटा तुम रात को यहाँ आई नहीं थी, तुमने मैसेज कैसे किया ये सब। तो फिर उधर से एक मैसेज आता है कि मम्मी, मुझे प्लीज़ कुछ टाइम के लिए परेशान मत करो, मैं अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं आपको आकर सब कुछ बता दूँगी। उसकी माँ घबरा सी जाती है, लेकिन उस टेक्स्ट मैसेज में उसकी माँ एक चीज़ ऐसी नोटिस करती है कि उससे ये पता चल जाता है कि ये मैसेज रिबिका तो नहीं भेज रही, ये मैसेज मेरी बेटी के फ़ोन से कोई और भेज रहा है। और वो शख्स कौन है और रिबिका कहाँ पर है ये अभी तक किसी को नहीं पता था। उसकी माँ देखती है मैसेज में अक्सर रिबिका इमोजीज यूज़ किया करती थी और उस टाइम उस मैसेज पे कोई भी इमोजी यूज़ नहीं था। और स्लैंग जो होता है ना, इस तरीके का मैसेज पे जो स्लैंग यूज़ करते हैं, रिबिका इस स्लैंग को कभी भी यूज़ नहीं करती थी और मैसेज में हमेशा हर एक मैसेज पे स्लैंग यूज़ हो रखा था। उसकी माँ घबरा गई थी और उसकी माँ ने उसी टाइम पुलिस कंप्लेंट कर दी थी कि मेरी बेटी रात से गायब है और मेरे पे ये इस तरीके के मैसेज आ रखे हैं। जब रिबिका का फ़ोन ट्रेस करा और पूरी छानबीन करी, रिबिका कहीं भी नहीं मिली। उसने हर जगह देख लिया। और मैं आपको बता दूं, रिबिका अपनी माँ के साथ तो रहती थी, उनके फादर भी थे जो कि उनके स्टेप फादर थे, सौतेले पापा के साथ रहती थी। माँ उनकी सगी थी। अब इनके माँ और बाप दोनों ही इतने परेशान हो गए थे कि वो हर जगह ढूंढ रहे थे। पुलिस वाले भी अपना अलग छानबीन कर रहे थे। 1-2 दिन गुजरते हैं और उन पर फिर एक मैसेज और आता है। मैसेज में होता है कि आपकी लड़की को डैन ने किसी फार्म हाउस में किडनैप करके रखा हुआ है। उसकी माँ देखती है कि फार्म हाउस का उस पर एड्रेस भी लिखा होता है। वो जैसे ही उस फार्म हाउस पर पहुँचते हैं, वहाँ पर उनके माँ बाप देखते हैं, उससे पहले वहाँ पर पुलिस वाले होते हैं। वो पुलिस वालों से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास भी सेम मैसेज आया था? पुलिस वालों ने बोला हमारे पास भी ये सेम मैसेज आया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। कोई पुलिस वालों का टाइम वेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये टाइम कौन वेस्ट कर रहा था पुलिस वालों का, कहानी में अभी तक नहीं पता चला आपको और ना ही चलेगा, क्योंकि कहानी का मोड़ कुछ इस तरीके का होने वाला है कि आप सुन के हैरान हो जाओगे कि रिबिका के साथ कोई इस तरीके का भी सुलूक कर सकता है। मैंने जैसे आपको बताया ना कि राक्षस की कहानी, भूतों की कहानी सुनने से ही डर नहीं लगता, ये कहानी भी आपको खौफ ला देगी। बस कहानी को सुनते जाइए। और फिर एक मैसेज आता है रिबिका की माँ पर, सेम वही मैसेज उसी नंबर से कि तुम्हारी लड़की को डैन ने, जो बॉयफ्रेंड होता है रिबिका का, किसी बेसमेंट के अंदर बंद करके रखा हुआ है और ये बात तुम डैन को मत बताना, वो मुझे मार डालेगा। अब पुलिस वाले शक की बुनियाद पर डैन को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि बता रिबिका कहाँ है। तो डैन ने बोला कि सच में मुझे नहीं पता, उस दिन मैंने इतनी पी ली थी कि उल्टा रिबिका ने मुझे कैब करके घर भिजवाया है। और भी जो फ्रेंड्स थे वो सब निकल गए थे। और बार टेंडर से पूछा, रिबिका के फ्रेंड जोन में सबसे पूछा और सीसीटीवी कैमरे की फोटोज ली, सबसे पूछा, रिबिका का कुछ भी पता नहीं चला।
और फिर एक दिन उसी एरिया में एक कनेक्टिकट नाम का एक एरिया था, वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर निकलता है खेतों के बीच में से और साइडों से देखता है कि आग जली हुई है, लगी पड़ी है, खूब सारी आग लगी है और एक अलग सी बदबू आ रही है। वो ट्रक ड्राइवर जाकर देखता है अंदर जाकर कि कहीं गलती से किसी से आग तो नहीं लगी, क्योंकि खेत की आग वहाँ अक्सर लगती रहती थी और ऐसी लगती थी कि वो आग बहुत लंबी फैल जाती थी। अंदर जाके उस ट्रक ड्राइवर ने कुछ ऐसा देखा कि पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। सीधा उस ट्रक ड्राइवर वाले ने पुलिस वालों को फ़ोन करा और पुलिस वालों ने वहाँ देखा, सबके होश उड़ गए। वहाँ मिली थी एक ऐसी लाश जिसका फेस और नाक, कान, हाथों की उंगली, हाथ पैरों के पंजों की उंगलियां और जहाँ जहाँ टैटू बना रखे थे सब चाकू से काट रखे थे। उसका चेहरा इतना बिगाड़ने की कोशिश करी थी कि किलर चाह रहा था कि पता ना चले ये लाश किसकी है। और पुलिस वाले भी हैरान थे, उन्हें भी नहीं पता था ये लाश किसकी है। और बड़े से बड़े सीनियर ऑफिसर देख के डर गए थे, जो क्राइम सीन जिन्होंने इतने सालों से देखते आ रहे हैं। कोई भी इतना भयानक रूप से कैसे मार सकता है किसी को। उसकी उंगलियां काट रखी थी, उसकी पैरों के अंगूठे उंगलियां सारी काट रखी थी और हाथ भी काट रखे थे, पैर भी काट रखे थे कि जैसे उसको किसी ने इस तरीके का काटा हो कि वो किसी बैग में आ जाए। नाक भी काट रखी थी, कान भी काट रखे थे और देख के सब लोग हैरान हो गए थे। ट्रक ड्राइवर को तो उसी टाइम वॉमिटिंग आ गई थी ये सब देखने के बाद, वो पूरी तरीके से जल भी चुकी थी। बोलते हैं ना कि क्राइम करने वाला एक सुराग छोड़ देता है। वहाँ पर डेड बॉडी बिल्कुल जल चुकी थी, लेकिन बचे थे उस डेड बॉडी के दांत। जब दांतों को फोरेंसिक लैब में भेजा तो वहाँ जाके पता चला ये जो डेड बॉडी है ये बॉडी है रिबेका की। आप भी हो गए ना हैरान। इसी तरीके से जब कॉल गई माँ पापा के पास, वो भी सुन के हैरान हो गई। उनकी माँ चीख चीख के रोने लग गई कि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है। जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उनकी माँ को बहुत ज़्यादा संभाला, लेकिन सवाल जो पैदा होता है वो ये होता है कि रिबिका को मारा किसने और इतना बेसुल्की से और इतना खतरनाक तरीके से किसने मारा और क्यों ही मारा। पुलिस वालों का एक कॉल आता है, वो कॉल आती है बार जहाँ हॉलीऑक्स बार में ये लोग गए थे। वहाँ से एक कॉल आती है कि सर आपने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करी थी, वो आधी फुटेज थी, आप प्लीज़ यहाँ जल्दी आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी फुटेज वो लड़की किस किस लोगों से उस टाइम मिली है। पुलिस वाले जाते सीसीटीवी चेक करते, वो देखते हैं कि उसके फ्रेंड्स जब सारे ड्रिंक कर रहे थे तो वो अकेली एक चेयर पे बैठी थी, 2 सीटिंग वाली चेयर पर। एक टेबल था, 2 सीटिंग चेयर, एक चेयर इधर और एक चेयर इधर। वो इस तरीके से बैठी थी और एक लड़का इधर खड़ा था, बिल्कुल लंबा था, लंबा चौड़ा था, उससे बात कर रही थी और कुछ इस तरीके से बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो परेशान है, वो लड़का उसे परेशान कर रहा है। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ है कि उसने रिबेका का फ़ोन लिया है और उसमें कुछ डायल किया है, उसे दे दिया है। रिबेका भी हैरान हो रही है, उसमें ऐसा दिख रहा है कि ये क्या हुआ, इस तरीके का बस सीसीटीवी कैमरे में ये दिखाई दिया। और लड़के ने जैसे ही टर्न करा उसमें उसका फेस आ गया। पुलिस वाले ने सर्च करा, उस लड़के को ढूंढा और आखिरकार उस लड़के को ढूंढ ही लिया। और उस लड़के का नाम था इवान्स गेस्का। वो 33 साल की उम्र थी उसकी। जब उसे पकड़ा और उसको सीसीटीवी कैमरा दिखाया कि लास्ट टाइम तुमने रिबिका से बात करी है, आप तुमने इसके फ़ोन में क्या दिया था, उसने बोला मैंने तो अपना सिर्फ नंबर दिया था, हमारी तो नॉर्मल फ्रेंडशिप हुई थी, मैंने उसे सिर्फ नंबर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तुरंत बात से अपने मुकर गया। लेकिन शक पूरा इसी पर था पुलिस वालों को, तो पुलिस वालों पे ज़्यादा सबूत नहीं थे तो उसको इवान्स गेस्का को पुलिस वालों को छोड़ना पड़ा। लेकिन उन्होंने सर्च वारंट निकाले उसके नाम के, उसके घर पे पूरी जगह सर्च किया, कुछ भी नहीं मिला। इवान्स एक साइड हंस रहा था बस देखकर कि कुछ नहीं मिलेगा तुम लोगों को, तुम बिना फालतू में मेरा और अपना दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। लास्ट में पुलिस वाले उसकी कार पे एक ऐसा केमिकल डालते हैं जिससे ब्लड मार्क्स और भी इन्हेंस हो जाते हैं।
बस इवांस का चेहरा उस टाइम देखने लायक था। बस वो वहाँ पर ही फंस गया। उसने देखा कि मेरी गाड़ी पे मैंने तो ब्लड पूरी तरीके से क्लीन कर लिया था, लेकिन फोरेंसिक लैब वालों ने एक ऐसा केमिकल गाड़ी पे डाला कि पूरे ब्लड मार्क्स पूरे क्लियर हो गए। और उस ब्लड मार्क्स के उन्होंने सैंपल लिए और टेस्ट किया तो रिबिका से ही मैच हो रहे थे। तब उसके पूरा कोर्ट की कस्टडी ने बोला कि इसको अंदर करा जाए और पूछताछ की जाए। तब उससे पूछताछ करी तो वो तब भी मुकर रहा था कि मैंने तो नहीं किया। मैं आपको पूरा बताता हूँ कि रिबिका मेरी गाड़ी के अंदर आई थी और बैठी थी और मेरे साथ गई भी थी मेरे रूम तक, लेकिन उसने ड्रिंक कर रखी थी। उसने क्या करा कि वो मेरे रूम से जैसे ही थोड़ा बाहर निकल कर आई, उसका पैर डंबल पर लगने के बाद वो फर्श पे गिर गई और उसका माथे पे चोट आई और उसका सर फट गया और वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट डेथ मर गई। पुलिस वालों ने बोला कि ये इस तरीके से मर गई थी तो तुम्हें हमें इन्फॉर्म करना था, तुमने ऐसा क्या किया कि गाड़ी तक ब्लड आ गया। उसने बोला कि मैं इतना डर गया था, मुझे लगा मैं पुलिस वालों को बुलाऊंगा तो मेरे पे नाम ना आ जाए। मैंने इसकी बॉडी को लेकर गया गाड़ी में अपने साथ, तो ये ब्लड वहीं से आया है और मैंने इसको जला दिया। उसने बोला कि मैंने उसे जला दिया। इवांस को पता था कि अगर पूरा नाम मेरे पर आएगा तो सज़ा बहुत ख़तरनाक वाली मिलने वाली है मेरे को। अगर मैंने बोल दिया कि मैंने एक मरी हुई लड़की को जलाया है तो कहीं ना कहीं मेरे को इतनी लंबी सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन वो एक जगह फंस गया जब उसने गवाही दी कि उसका सर डंबल पे लगा था और फिर मैं उसको गाड़ी पर ले गया, वो मर चुकी थी, मैंने उसे जला दिया। उसने ये बयान इस कॉन्फिडेंट में बोला था कि उसको लगा था कि मैंने जला दिया, सारे सबूत मिट चुके हैं। लेकिन रिबिका की जब बॉडी गई थी फोरेंसिक लैब तो वहाँ पर ये भी डिसाइड हुआ था कि उसको चाकू से घोंप के हत्या करी है, क्योंकि उसकी जो हड्डियाँ बची थी कि इतनी बेरहमी से चाकू मारे, 30 चाकू के वार करे थे उसकी बॉडी के ऊपर, तो वो चाकू पूरी उसकी हड्डी से अंदर टकरा रहे थे, हड्डियाँ भी चाकू से टूटी थी। वो सोचा था मैंने बॉडी जला दी है तो इन्हें पता नहीं चलेगा कि चाकू से रिबिका की मौत हुई है, और इवांस पकड़ा गया। ये थी रिबिका की मर्डर मिस्ट्री और इवांस को उम्र कैद की सजा हुई। और इस कहानी को सुनने के बाद तो हमें यही पता चलता है कि कोई अजनबी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। शायद इवांस एक साइको किलर था, क्योंकि इतनी बेरहमी से एक साइको किलर ही मार सकता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली स्टोरी तो ऐसी होने वाली है जो आपको कभी सोने नहीं देगी।